दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रबंध जो आपके जो सब्जेक्ट है जनरल मैनेजमेंट, उसके बारे में डिटेल से उसका महत्व, उसकी प्रकृति, उसकी अवधारणा आदि के बारे में जानकारी ली थी और मुझे इतना विश्वास है कि आपको वो सारा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, आज हम उसके अगला जो चैप्टर है वो लेके आए हैं आपके लिए, जो है प्रबंध के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है, जो आपका जो विषय है मैनेजमेंट जो है, ये आपको थोड़ा बोरिंग सा फील होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछली कक्षा में हमने ये बताया है कि अगर आपको पटवारी बनना है या आपको अगर मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस है वो अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं तो आपको बोर होने की कोई इजाज़त नहीं है। इसी के साथ मैं आज का अपना जो लेक्चर है ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही फैंटास्टिक सेशन होने वाला है और इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत जो है, इसकी अवधारणा क्या है हम वो समझेंगे। हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो वास्तव में क्या होते हैं? निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक भी है और सामान्य भी है, मार्गदर्शक होता है। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है ऐसा कुछ भी कि हमको इनसे मानना ही पड़ेगा। ये ऐसा अनिवार्यता नहीं है इस चीज़ की कि हमको अगर ये सिद्धांत है तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सभी परिस्थिति के अनुसार चलता है, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं। चलिए, अगला है, उदाहरण के लिए माना कि एक कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है। एक मैनेजमेंट है, उसको कर्मचारी की पदोन्नति के लिए जो प्रमोशन करते हैं उसके लिए निर्णय लेना है। तो हो सकता है कि प्रबंधक जो है वरीयता को ध्यान में रखना चाहता है। यह भी हो सकता है कि जो सबसे सीनियर है, वरीयता मतलब जो सीनियर है, सबसे बड़ा है, सबसे सीनियर है, जो सबसे पहले ज्वाइन हुआ था, उसको सबसे पहले हम मौका दें। या फिर हो सकता है दूसरा मैनेजर ऐसा है जो योग्यता के आधार पर, योग्यता के सिद्धांत पर चलना चाहता हो। दो प्रकार से हो सकता है, या तो वरीयता के सिद्धांत पर चले या फिर योग्यता के सिद्धांत पर चले। अगर हम वरीयता को ध्यान में रखेंगे तो सबसे सीनियर पर्सन होगा, उसको हम प्रमोट करेंगे। और अगर हम योग्यता के सिद्धांत पर चलना चाहेंगे तो योग्यता के सिद्धांत में हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम कंडक्ट करेंगे और उसमें जो योग्य पाया जाएगा उसी को हम प्रमोट करेंगे। जैसा कि अभी बैंकिंग में होता है, हर एक प्रमोशन पे आपको एग्जाम फाइट करनी होती है और उस एग्जाम में अगर आप क्लियर होते हैं तो ही आपका प्रमोशन होता है। चलिए, अगला है, प्रबंध के सिद्धांतों को खालिस विज्ञान से भिन्न माना जा सकता है। खालिस विज्ञान का मतलब होता है जो अपना साइंस है, जो साइंस है, साइंस जो है विज्ञान, उसके जो नियम होते हैं वो तो टफ है, वो बिल्कुल फिक्स है, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। जीव विज्ञान के जो सिद्धांत है वो भी फिक्स है, उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत है वो भी फिक्स है, उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत, ये एकदम स्टैटिक नहीं होते हुए इनमें थोड़ा बहुत ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इनमें क्या होता है, हम अपने जो समय है, जो काल, जिस स्थान पे हम रह रहे हैं, जैसी अपनी व्यवस्था है, उसके आधार पर हम इनमें संशोधन कर सकते हैं। हमको जो उस समय सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा जो हमारे लिए अवसर है, सबसे अच्छी जो बात है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, वो काम हम करते हैं, वैसा हम निर्णय लेते हैं। चलिए, प्रबंध के सिद्धांत खालिस विज्ञान के सिद्धांतों के समान बेलोच नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये बेलोच होते हैं, पर ये प्रबंध के जो सिद्धांत है ये बेलोच नहीं होते, क्योंकि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से है। क्योंकि इनका संबंध किससे है? मानवीय व्यवहार से। इसलिए इनको परिस्थिति की मांग के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार की परिस्थिति है और उसकी जो मांग है उसके अनुसार इसको उपयोग में लाया जाता है। सिद्धांत तो होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं वो प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं, पर ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हम उन पे चले ही चले।
जैसी परिस्थिति है, जो परिस्थिति की जो डिमांड है, उसके अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति पढ़ेंगे। प्रकृति का अर्थ है किसी भी चीज के गुण एवं विशेषताएं। प्रकृति क्या होती है? किसी भी चीज हुई, चाहे कोई भी चीज हुई, उसके क्या गुण हैं, उसमें क्या विशेषता है, वही उसकी प्रकृति कहलाती है। चलिए, सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य औपचारिक कथन होते हैं। कुछ बातें होती है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। जरूरी नहीं कि वो हर परिस्थिति में हम एक ही सिद्धांत लागू करना चाहें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। इनका विकास प्रबंधकों के अवलोकन, परीक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव से होता है। जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है, इनका विकास कैसे होता है? प्रबंधकों के अवलोकन, जो प्रबंधक कार्य कर रहे हैं उन्होंने क्या अपने आप में क्या सोचा, क्या देखा, उन्होंने क्या अवलोकन किया, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, उन्होंने क्या परीक्षण किया, वो देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। परीक्षण, व्यक्तिगत अनुभव जो होता है उनका, प्रबंधकों का, इनसे क्या होता है? इन सिद्धांतों के विकास होता है। यह सिद्धांत प्रबंध को व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन एवं शैक्षणिक योग्यता को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। ये जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, वो प्रबंध को व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन, जो व्यवहारिक पक्ष होता है, जो हम रोजमर्रा के जीवन में जैसा हम सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं, जिस प्रकार से किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ हम ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी अपने मन से जो कुछ भी इन्फोर्स कर दे कि आपको ये करना ही होगा। हमें थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए कि क्या, किस कंडीशन में क्या काम हो सकता है और किस कंडीशन में क्या काम नहीं हो सकता है, यही व्यवहारिकता है। तो व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन एवं शैक्षणिक योग्यता को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। ये जो सिद्धांत होते हैं वो शैक्षणिक योग्यता को भी विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जो कार्य हमको करना है उसके लिए हमें मार्गदर्शन कौन देता है? ये सिद्धांत। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। सिद्धांत इन कार्यों को करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। देखिए, ये जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, वो प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक तो होते हैं। जो इतिहास जो पहले हो चुका है, हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो उसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनसे हम ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को आने वाले समय में आने वाली समस्याओं के निराकरण में उसका उपयोग करें। तो ये जो सिद्धांत है ये भी एक तरह से हमें हमारे पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान है। तो हम क्या करते हैं? उस ज्ञान का उपयोग करके आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हैं, या क्या निर्णय लेना है, किस स्थिति में हमें कैसा निर्णय करना चाहिए, किस स्थिति में कैसा निर्णय नहीं करना चाहिए, इन सब का व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वही सिद्धांत है। पर ये सिद्धांत भी जो है वो परिस्थितियों के और वहाँ के पर्यावरण के अनुसार हमारे हिसाब से हम तोड़ मरोड़ कर यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। निम्न बिंदुओं से प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनकी प्रकृति क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सर्वप्रयुक्त। सर्वप्रयुक्त क्या होता है? ये सर्वप्रयुक्त प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको हम सभी प्रकार संगठन हैं इनमें प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे गैर व्यापारिक हो, चाहे वो बड़ा हो, मध्यम हो या निम्न स्तर का संगठन हो। कैसा भी संगठन हो, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, हर जगह हम प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयुक्त कर सकते हैं। अगला है लेकिन वह किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं? यह संगठन की प्रकृति, व्यवसायिक कार्यों, परिचालन के पैमाने आदि बातों पर निर्भर करेगा। ये जो
ये जो सिद्धांत है ये हम किस सीमा तक उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने जैसे पहले बताया था कि हर जगह परिस्थिति को देखा जाता है, उसी के अनुसार हम उनका सिद्धांतों का पालन करते हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हम पालन करेंगे, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा हम उसी का सिलेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि संगठन की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की है, संगठन क्या काम कर रहा है, किस नेचर का है। व्यवसायिक कार्य, संगठन जो है उसका व्यवसायिक कार्य क्या है, वो क्या काम करता है, उसके परिचालन किस पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर होता है, छोटे पैमाने पर होता है, आदि बातों पर निर्भर करेगा कि हम इन सिद्धांतों का उपयोग किस सीमा तक करते हैं। अगला है सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंध की समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते हैं। क्या बोला है? 100%। 100% मतलब 100%, मतलब 100% हम किसी समस्या का समाधान इन्हें नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की समस्या हमारे सामने उपस्थित हो जाए जो अतीत में कभी उपस्थित ही नहीं हुई थी, तो उसके लिए सॉल्यूशन तो हमें बना बनाया मिलेगा नहीं। हमको हमारे दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि अब जो नई समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है इसका हम निवारण कैसे करें। मतलब यही है इस बात का कि ये जो मार्गदर्शन देते हैं हमें, ये मार्गदर्शन सामान्य होते हैं। ये मतलब किसी भी समस्या का 100% समाधान नहीं होते हैं सभी प्रबंध की समस्याओं का। मतलब कुछ समस्याओं में हो सकता है कि हमें पूरी तरह से समाधान मिल जाए, पर कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती है, जटिल हो सकती है, जिनका समाधान कर पाना सामान्य मार्गदर्शनों के बाहर हो, तो हमें कुछ और उसमें मिलाना पड़ेगा। तो फिर आगे से वो भी एक इतिहास बन जाएगा, वो भी सिद्धांत बन जाएगा। आने वाले प्रबंधकों को उससे भी गाइडलाइन प्राप्त होगी। चलिए, इसका कारण है वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती है। ये क्या कारण है? ये जो है 100% समाधान नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है कि जो वास्तविक परिस्थितियां होती है वह बड़ी जटिल एवं गतिशील होती है तथा यह कई तत्वों का परिणाम होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है, वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। जो हम जो प्रबंध पढ़ते हैं, जो भविष्य में जो होना है वो तो हमें पहले से ज्ञात नहीं होता है, पर इन अतीत में जो हो चुका है हम उससे शिक्षा प्राप्त करके भविष्य में जो होने वाला है उसमें थोड़ा बहुत हम नाप सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है और हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या किस तरह की समस्या हमारे सामने आ सकती है। इसका हम अनुमान तो लगा सकते हैं, पर सटीक अनुमान लगा पाना किसी के भी लिए संभव नहीं है। ये जो होते हैं वास्तविक जो परिस्थितियां होती है, जिस परिस्थिति में हमारे सामने समस्या आई है, वो समस्या जो होती है वो उस परिस्थिति पर बड़ी जटिल होती है एवं गतिशील होती है। ये क्या होती है कि परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती है तथा कई तत्वों का परिणाम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिद्धांतों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इन सिद्धांतों को बिल्कुल ही ताक में रख दें या इनके महत्व को कम समझें। ये इनका महत्व तो हमेशा से ही था और हमेशा ही रहेगा। हम आज कोई भी प्रबंध करते हैं तो उससे भी आने वाला जो समाज है, आने वाला जो पीढ़ी है, वो शिक्षा लेगी, ज्ञान लेगी कि उस समय इस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया था, तो हमें भी इस प्रकार से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हम इसको पूरी तरह से ताक में नहीं रख सकते, क्योंकि छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा जो चक्कू होता है वह भी बड़ा चीरा लगा देता है, मतलब बड़ी आपको हानि पहुंचा सकता है। या फिर एक छोटी सी जो कड़ी होती है वही पूरी चेन का बेस हो सकती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर कोई सिद्धांत है, इनको हम ताक पे नहीं रख सकते, इनके महत्व को हम कम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे दिशा निर्देश जो हमें प्राप्त हुए हैं, हो सकता है कि उन्हीं से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर सारी की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाए तो कुछ तो उसमें से समाधान मिल ही जाएगा और आगे हमें सोचना पड़ेगा। चलिए, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जो है वो कैसे निर्मित हुए हैं? वो व्यवहार से और शोध से निर्मित हुए हैं। कई लोगों ने इन पे शोध किया है और का प्रबंधकों को द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने कुछ देखा है, वो जहाँ
प्रबंध का कार्य करने गए होंगे तो उन्होंने जैसे ही परिस्थितियाँ पाई है, जिस प्रकार से उन्होंने देखा है, किस प्रकार की उनके सामने समस्या आई है, उन सब को जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन सबसे जो व्यवहारिक ज्ञान उन प्रबंधकों को प्राप्त हुआ है, वही जो है प्रबंध के सिद्धांत बने हैं। और उन्होंने कुछ शोध भी किए हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रबंधकों के अनुभव एवं बुद्धि चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण हुआ है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, जो लिखा है वो सीधा सीधा लिखा है कि जो प्रबंध के सिद्धांत है सभी प्रबंधकों के अनुभव एवं बुद्धि चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सभी का अनुभव है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन अनिवार्य है। तो यह भी एक प्रबंध का सिद्धांत है कि यदि हमें कोई गोल को प्राप्त करना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें उसी दिशा में अनुशासित होना पड़ेगा। यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का एक अंग है। यह जो सिद्धांत है अनुशासन की अनिवार्यता, यह प्रबंध के सिद्धांत का एक अंग है। यह तो हर जगह आपके काम आएगा, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी परिस्थितियां हो। इसका मतलब यह है कि हम इस सिद्धांत को कभी ताक पे नहीं रख सकते, इसको कभी छोटा नहीं मान सकते। हमेशा हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर कारखाने में कामगारों की थकान की समस्या के समाधान के लिए भारी दबाव को कम करने के लिए भौतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रभाव की जांच हेतु परीक्षण किया जा सकता है। यह इसी उदाहरण के आगे का भाग है कि ये जो अनुशासन है ये इसका अंग है और हम क्या कर सकते हैं। जैसे कोई कारखाना है, कारखाने में जो कामगार है, जो मजदूर लोग काम करते हैं, कारखाने में हम किस प्रकार का काम उनसे करवाते हैं, ये भी उस बात पे निर्भर करता है कि मजदूर कितना थक सकता है। अगर कोई ज़्यादा भारी काम है तो मजदूर ज़्यादा थकेगा, उसको कम समय अंतराल पे थोड़ी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कम भारी काम है तो वो कम थकेगा, उसे थोड़े लंबे पीरियड के लिए काम करने के बाद थोड़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोच। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं होते हैं जिनको मानना अनिवार्य ही हो। ये लचीले होते हैं तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार प्रबंधक इनमें सुधार कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो खालिस विज्ञान होता है उसके जो नियम है, उसके जो कायदे हैं वो ठोस होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत हैं ये लोचदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम इन्हें माने ही माने, पर जहां मानना हो वहां मानना चाहिए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः व्यवहारिक प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। हमें यह देखना है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनकी प्रकृति व्यवहारिक होती है, मुख्यतः वह व्यवहारिक होती है क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत बने हैं वो व्यवहारिकता के आधार पर ही बने हैं। चलिए आगे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिद्धांत वस्तु स्थिति एवं घटना से संबद्ध नहीं होते हैं। जो सिद्धांत है वो वस्तु स्थिति से भी संबद्ध है और जो घटना घटित हो रही है उनसे भी संबद्ध है। इसका ये मतलब हुआ कि हम यहाँ कह रहे थे कि ये व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं, पर व्यवहारिक प्रकृति का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे जो परिस्थितियाँ थी उस अनुसार तो सिद्धांत बन गए हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अभी जो वस्तु स्थिति है और घटना है उससे इनका संबंध नहीं है। अंतर केवल यह होता है कि किसको कितना महत्व दिया जा रहा है, किसको कितना महत्व दिया जा रहा है। मतलब हमारे ऊपर है सारा, जो प्रबंध का जो कार्य करते हैं उनके ऊपर है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे होंगे उसी के अनुसार हम इन सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। चलिए, सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में सहायक होते हैं। ये जो सिद्धांत है ये जो है ये मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में सहायक होते हैं। मानवीय और भौतिक संसाधन, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि संसाधन जो होते हैं वो मानवीय हो सकते हैं, मानव संसाधन
मतलब ये हुआ कि हम लोगों से काम करवा रहे हैं, और भौतिक संसाधन जैसे हम किसी मशीन का उपयोग कर रहे हैं, या प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध है उन संसाधनों का यूज कर रहे हैं, तो इनमें क्या है, पारस्परिक संबंध है। इनको समझने में ये सिद्धांत सहायक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कम निश्चित होते हैं क्योंकि यह मुख्यतः मानवीय व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। ये निश्चित नहीं है, कम निश्चित है, पर इनका महत्व जरूर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण एवं परिणाम का संबंध प्रबंध है। कारण और परिणाम, इन दोनों का जो संबंध है वही है प्रबंध। वास्तविक जीवन में परिस्थितियां सदा एक समान नहीं रहती है, इसलिए कारण एवं परिणाम के बीच सही संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। कुल मिला के प्रबंध करना कठिन हो जाता है। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं, इसलिए ये उपयोगी होते हैं। प्रबंध करना कठिन होने के बाद भी ये सिद्धांत तो जो है वो कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं, इसलिए ये उपयोगी है, इसीलिए इनका महत्व है। अगला है अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है अथवा समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो समय होता है, किसी विशेष समय में हम किस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, ये उसी परिस्थिति में हमको ज्ञात होता है। हम पहले से इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कि हम सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा ही होगा। हम अनुमान तो कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वैसा हो जाए। चलिए, आवश्यकता अनुसार सिद्धांत के प्रयोग में परिवर्तन लाया जा सकता है। हमको जैसी आवश्यकता है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसी के अनुसार हम सिद्धांतों को प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा सिद्धांत हमको मिला है हमको हूबहू वैसा के वैसा करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये लोचदार होते हैं। सिद्धांत में से हमने उस सिद्धांत को, हो सकता है कि हमको कुछ सिद्धांत की जरूरत पड़े, आधा ही हमने यूज किया और आधा अपनी तरफ से मिलाया, नया सिद्धांत बन जाएगा। चलिए, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या होता है। प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। महत्व पढ़ रहे हैं हम, इनमें से आपके प्रश्न बन सकते हैं। प्रबंध का जो सिद्धांत है वो क्या करता है कि प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। सूक्ष्म ज्ञान मतलब बारीक ज्ञान, किस प्रकार से हमें प्रबंध करना चाहिए, किस प्रकार से हमें किसी चीज़ को मैनेज करना चाहिए, आप किस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के संगठन में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के संगठन में कार्य कर रहे हो, हमें इन सिद्धांतों से हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है और बारीक ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान होता है। अगर हमारे जो फंडामेंटल से छोटा जो नॉलेज है, छोटा नॉलेज, फंडामेंटल जो नॉलेज है वो हमारे पास है, तो आने वाले समय में हम अच्छी तरह से उनका उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। संसाधन जो होते हैं उनका, यदि हमें इन सिद्धांतों का अच्छी तरह से ज्ञान है तो हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। मतलब चाहे संसाधन किसी भी प्रकार के हो, भौतिक हो या मानवीय हो संसाधन, वो उनका जो उपयोग करना है हम अच्छी तरह से उनको कर सकते हैं, अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। मतलब जितना उपयोग किया जा सकता है अधिक से अधिक हम उतना उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लोगों के कार्यशैली जो होती है उसमें परिवर्तन करके भी हम कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, या उनको पहले से हम प्रशिक्षित कर दें कि आपको कार्य किस प्रकार से करना है, ताकि वो जो समय की जो बर्बादी होती है उसका हम बचाव कर सके। चलिए, अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रशासन होता है, हम जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं उसमें प्रभावता आती है, प्रभावपूर्णता आती है। वैज्ञानिक निर्णय। यदि हमें प्रबंध के सिद्धांतों का सूक्ष्म ज्ञान है तो हमारे निर्णय भी किस प्रकार के हो जाएंगे,
वैज्ञानिक हो जाएंगे। हम विश्लेषण करेंगे, बातों को ध्यान में रखेंगे, बातों का विश्लेषण करेंगे, उनको समझेंगे और उसको हम पहले उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। चलिए, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। पर्यावरण तो बदलता ही रहता है, इसकी बदलती हुई आवश्यकताओं को भी इन सिद्धांतों से हम पूरा कर सकते हैं। हमारे पूर्वज हमको क्या सिखा गए हैं ये तो हमारे पास है, अब हमें इस वातावरण से क्या सीखना है वही है। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, इसके अंतर्गत क्या आता है, आपको प्रबंधक का कार्य दिया गया है पर आपके कोई सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं और जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके भी सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। दोनों अपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी भली भांति पालन करते हुए इस कार्य को करते जाते हैं। चलिए, प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान। प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान, इनमें ये सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रबंध का प्रशिक्षण होता है, जैसे कि BBA हुआ, MBA हुए, ये जो कोर्सेज चल रहे हैं ये सब जो है मैनेजमेंट की ही पढ़ाई करवाते हैं, मैनेजमेंट के बारे में ही आपको समझाया जाता है इनमें। तो प्रबंध का प्रशिक्षण है एक तरह से, इसकी शिक्षा दी जाती है और इस पे अनुसंधान किया जाता है। बड़े बड़े ऐसे अनुसंधान बने हुए हैं, अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं जहाँ पे इस प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करके अनुसंधान किए जाते हैं कि हम इनमें किस प्रकार से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हम इन सिद्धांतों का लाभ ले सकते हैं। चलिए, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, फेडरिक, ये अब जो आपके आ रहा है टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इनमें से आपके एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और अनिवार्य रूप से आपको ये चीज़ ज्ञात होनी ही चाहिए कि ये जो टेलर है ये कौन थे। देखिए, इनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिसने औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करना चाहा। औद्योगिक जो कार्यक्षमता होती है, जो औद्योगिक कार्यक्षमता होती है उनमें सुधार करना चाहा। चलिए, टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए, यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, यदि हम किसी कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करें तो उसको उस काम को करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में आप जब 9th 10th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, तब आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सोल्व करते हैं, पूरे सोल्व करते हैं। लेकिन आप जब कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या आप वहाँ पूरे सोल्व कर सकते हैं? आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम क्या बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं और उसको छोटी ट्रिक से, छोटे तरीके से उसको हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो ट्रिक जो बनती है वो कैसे बनती है, उसका भी कोई ना कोई विश्लेषण होगा, वैज्ञानिक कारण रहा होगा। हमने क्या किया, सारे एक्स को गायब कर दिया और छोटी ट्रिक बना दी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सर्वोत्तम ढंग ढूंढकर उसको कर सकते हैं। चलिए, 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित लेख में उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये शब्द किसने दिया था, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक प्रश्न तो यहीं से बन सकता है कि ये शब्द किसने दिया था। यह प्रश्न बन सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसका है, तो आपका आएगा टेलर का है। या फिर यह प्रश्न बन सकता है कि यह किसका मानना था कि वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। चलिए, जब उन्हें बेथलहम स्टील कंपनी से निकाल दिया गया तब उसने शार्प फ्लोर शीर्षक से पुस्तक लिखी जिसकी ठीक ठाक बिक्री हुई। देखिए, ऐसा भी समय आया था जब वो इस कंपनी में एक अच्छे पद पर काम कर रहे थे, लेकिन इस कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। इसका क्या कारण था कि जो शीर्ष स्तर पे जो प्रबंध
बैठे हुए थे उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया था और उनके बेचने के कारण ये बेरोजगार हो गए थे, मतलब कंपनी से निकल गए थे। कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि शॉप फ्लोर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। इस शीर्षक से एक जो पुस्तक इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई है। पहले एक नाम आया था आपके दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक का किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपके उससे उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। और एक प्रश्न ये बन सकता है शॉप फ्लोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपके फिर भी यही उत्तर आएगा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इन्होंने जो दूसरी पुस्तक लिखी इसमें भी इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। शॉप फ्लोर, और जो शॉप मतलब होती है दुकान और फ्लोर मतलब होता है फर्श। जो दुकान का जो फर्श होता है, मतलब आप ये समझोगे कि इसमें निम्न स्तर का जो प्रबंध है उसके बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। इसके बारे में कुछ सिद्धांत तो इन्होंने उजागर किए हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार सर्वप्रथम अंगूठा टेक नियम, इसको हम समझेंगे आगे कि अंगूठा टेक नियम क्या होता है, के अंतर्गत विकसित कार्य पद्धति में विभिन्न सुधारों में से प्रत्येक की ध्यानपूर्वक जांच की आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रबंध में के अनुसार क्या होता है कि जो अंगूठा टेक नियम है, अंगूठा टेक नियम मतलब बस कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कार्यशैली नहीं है, बस आप कुछ मैनेजर मिले, आपस में डिस्कस किया और उन्होंने जो निर्णय ले लिया वही अंतिम निर्णय हो जाएगा। उनको कोई किसी से मतलब नहीं है, बस अपने मस्तिष्क में जो चल गया वो चल गया और उन्होंने जो निर्णय ले लिया वही सही है। ये है अंगूठा टेक नियम। तो अंगूठा टेक नियम के अंतर्गत विकसित कार्य पद्धति जो है, इसमें विभिन्न सुधारों में से प्रत्येक का ध्यानपूर्वक जांच की आवश्यकता है, मतलब इनमें सुधार करना अनिवार्य है कुल मिला के। दूसरे, प्रत्येक कार्य पद्धतियों की सहायता से प्राप्त गति से समय एवं गति अध्ययन के पश्चात उनमें से कईयों के अच्छे बिंदुओं को एक मानक कार्य पद्धति में एकीकृत कर लिया जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, सर्वप्रथम तो वो करेगा कि अंगूठा टेक नियम जो है इसकी जो कार्य पद्धति है इसमें सुधार की जरूरत है। दूसरा क्या करेगा वो कि कार्य की जो पद्धतियां है इनकी सहायता से प्राप्त गति एवं समय एवं गति अध्ययन, इससे जो गति प्राप्त हो रही है, काम करने की क्या गति है, मतलब कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी गति किस प्रकार की है, वो धीरे काम कर रहे हैं, सुस्ताए हुए काम कर रहे हैं या बड़े आराम से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाला समय और उनकी जो गति है इसका उन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात कई योग के अच्छे बिंदुओं को एक मानक, मतलब जो विश्लेषण उन्होंने किया है उसमें जो उनके अच्छे बिंदु जो निकल के आए हैं उन्होंने मानक कार्य पद्धति में एकीकृत कर लिया आगे, जिससे कि कामगार पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से एवं अधिक सरलता से कार्य कर सकेगा। कुल मिला के उन्होंने जो काम करने की जो टेक्निक्स होती है, जो किस प्रकार से किस काम को किया जाए, अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा तो थकान भी कम होगी, काम में समय भी कम लगेगा और ज़्यादा काम भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। यह कार्य पद्धति पहले से प्रयुक्त विभिन्न कार्य पद्धतियों के स्थान पर मानक कार्य पद्धति के रूप में अपनाई जाती है तथा यह सभी कर्मचारियों के लिए तब तक मानक बनी रहती है जब तक कि गति एवं समय अध्ययन द्वारा कोई अन्य इससे भी श्रेष्ठ पद्धति इसका स्थान न ले ले। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो निरंतर गतिशील है। पहले जो सिद्धांत बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, अभी भी जो व्यवहारिक रूप से हम प्रबंध करते आ रहे हैं इनसे भी नए नए सिद्धांत प्रतिपादित होते जा रहे हैं। मतलब एक ये निरंतर प्रक्रिया है, सिद्धांत बने हुए भी है और बनते भी जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इस पद्धति में हम क्या करते हैं, कार्य पद्धति से पहले प्रयुक्त विभिन्न कार्य पद्धतियों के ये जो कार्य पद्धति अपनाई थी अपन ने यहाँ पे कि उनमें हम क्या करेंगे, एकीकृत, उनको अच्छे बिंदुओं को एकीकृत करके एक हमने सिद्धांत बना लिया। अब हम इस सिद्धांत का उपयोग तब तक करेंगे कि तब इससे भी कोई श्रेष्ठ पद्धति हमारे पास हमको मिल ना जाए जिससे और तेजी से काम हो सके। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में जबकि कारखाना संगठन की कोई स्थापित पद्धति नहीं थी, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी
उसके प्रारंभिक दिनों में क्या हुआ था, कारखाना संगठन की कोई स्थापित पद्धति नहीं थी। तब क्या होता था, कारखाना मालिक अथवा प्रबंधक प्रबंध कार्य करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते समय अधिकांश व्यक्तिगत निर्णयों पर ही निर्भर करते थे। इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता है। इससे प्रश्न आपका बन सकता है कि अंगूठा टेक नियम क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है, और भी प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। देखिए क्या होता है अंगूठा नियम, जो कारखाना के जो मालिक होते हैं या जो उनके प्रबंधक होते हैं, जो प्रबंध कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस प्रबंध के कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करते थे, व्यक्तिगत निर्णयों पर। बस उन्होंने खुद जो विचार कर लिया, जो निर्णय ले लिया, वही अंतिम हो जाता था। तो इस कारण क्या हुआ, इस नियम को क्या कहते हैं, अंगूठा टेक नियम। वैज्ञानिक पद्धति अर्थात समस्या को परिभाषित करना। अब हम निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति अपनाने लग गए, वैज्ञानिक पद्धति। कैसे, सबसे पहले हम जो समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है उसको हम परिभाषित करेंगे कि ये समस्या जो है वो क्या है, उसको समझेंगे। वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, हम देखेंगे कि ये जो समस्या आई है, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, इन्हीं में से हम कौन सा विकल्प चुने कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। वैकल्पिक संसाधनों का ये विकास करेंगे। परिणामों का पूर्वानुमान लगाना, परिणामों का, हमने जो निर्णय लिया है उसके परिणाम क्या होंगे उसका भी हम पूर्वानुमान लगाते हैं। प्रगति को मापना एवं परिणाम निकालना आदि, ये सब वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर आते हैं। इस परिदृश्य में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में उभर कर आए। प्रश्न बन सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, तो आपके उत्तर आएगा टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। चलिए, उन्होंने अंगूठा टेक के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध सुझाया। किसने सुझाया था, टेलर साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलर के शब्दों में उन्होंने जो कहा हूबहू हमने वैसा के वैसा यहाँ पे लिख दिया है। देखिए इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। कितनी अच्छी बात है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे जो श्रमिक है वे उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। यही वैज्ञानिक प्रबंध है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों पर विचार करना उचित ही होगा। ये जो सिद्धांत है इन विचार करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। अभी हमने अंगूठा टेक नियम के बारे में पढ़ा है। हमने ये समझा है कि पहले के क्या होता था कि जो मालिक होते थे या फिर जो प्रबंधक होते थे उनके जो निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत होते थे। वो उन्होंने जो सोचा, जो समझा, जैसा देखा वैसा ही, उन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया, किसी चीज़ को परिभाषित नहीं किया, किसी से कोई राय नहीं ली, बस खुद के दिमाग से जो निर्णय ले लिया वही अंतिम हो जाता था। लेकिन अंगूठा टेक नियम के जगह हम किस पद्धति का यूज करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का। सहयोग न कि टकराव। आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। हो सकता है कि आपस में जो कर्मचारी साथ में काम कर रहे हैं उनको एक दूसरे का काम भी कभी कभी देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि जैसे आपका ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। भविष्य में आपका सिलेक्शन पटवारी की परीक्षा में होने वाला है। आप पटवारी का काम कर रहे हैं पर आपको अचानक छुट्टी की आवश्यकता पड़ जाती है। आप छुट्टी पे जाएंगे। आपको छुट्टी पे किस शर्त पे मिलती है कि आपका जो चार्ज है, आपके जो अंडर में जो चीज़ आ रही है, जितना जो गाँव आपके अंडर में आ रहा है उसका काम कौन देखेगा? उसका काम आपके पड़ोसी वाले जो पटवारी साहब रहेंगे वो देखेंगे। तो आपको आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। आगे से वो मना कर देगा भैया मैं तो इनका काम नहीं देखूंगा, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। आगे से उनको भी छुट्टी जाना पड़ सकता है। इसलिए क्या होता है, सहयोग होना चाहिए न कि
टकराव होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। ये तो हुआ एक ही लेवल के। होता है कभी कभी क्या होता है कि प्रबंधक को और नीचे जो निम्न श्रेणी के जो मजदूर लोग होते हैं इनके बीच भी टकराव हो जाता है। प्रबंधकों को भी यह देखना चाहिए कि जो श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं उनका कम से कम न्यूनतम वेतन तो इतना होना ही चाहिए कि वो उनके सामाजिक स्तर पे एक अच्छा काम कर सकें। चलिए, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद मतलब जिसका काम है वही करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है विकास करने का, और हमें ये प्रबंध में ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो अधिकाधिक क्षमता है, हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ शक्तियाँ होती है, कुछ कमजोरियाँ होती है, तो हम हमारी शक्तियों का अधिक से अधिक कितना उपयोग कर सकते हैं उस अनुसार हमारी समृद्धि हो और समृद्धि के लिए विकास हो। यह भी मैनेजमेंट को देखना चाहिए। चलिए, कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, इसको हम समझते हैं। प्रमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया से है। क्या निर्धारित करती हैं ये? कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित करती है, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करती है। जैसे प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। प्रमापीकरण जो होता है वो किस किस का हो सकता है? प्रक्रिया का हो सकता है, मतलब हमने प्रक्रिया निर्धारित कर दी कि इस काम को हमें इसी प्रक्रिया से करना है, तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया, वो प्रमापीकरण हो गया कि हमें अब इसी प्रक्रिया से ये काम को करना है। कच्चा माल, कच्चा माल हमें किस विधि से मिलता है, किस प्रक्रिया से मिलता है, हमें कच्चा माल कहाँ से लेना है, ये भी एक प्रमापीकरण में आता है। समय, किस कार्य को करने में स्टैंडर्ड समय है, किस कार्य को करने का कितना स्टैंडर्ड समय लगना है। मान लिया कि एक कारखाना है, उसमें 100 मजदूर काम कर रहे हैं और हर एक मजदूर रोजाना 10-10 यूनिट बनाता है, तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि रोज 10 यूनिट तो आपको बनानी ही है। अगर इससे कम बनाओगे तो क्या होता है, आपको कम वेतन मिलेगा, और अगर ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा वेतन के स्वरूप आपको बोनस देंगे। इसे भी हम आगे समझेंगे। ये विभेदीकरण होता है, विभेद करने का नियम है, तो वो भी हम आगे समझेंगे। चलिए आगे इसमें समझते हैं। उत्पादन कैसा होना चाहिए, वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने होने चाहिए फिक्स होते हैं। मशीनरी, किस मशीनरी का यूज हमको करना है, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। प्रमापीकरण किस किस का हो सकता है? प्रक्रिया का, कच्चा माल, समय का, उत्पादन का, मशीनरी का, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। यह मानक मानदंड होते हैं। प्रमापीकरण क्या होते हैं? मानक मानदंड होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं उत्पादन के दौरान जिनका पालन करना होता है, उत्पादन के दौरान जिनका पालन करना पड़ता होता है। प्रमापीकरण जो होता है एक स्टैंडर्ड मानदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। इनका हमें क्या करना होता है? उत्पादन के दौरान इनका पालन करना होता है। अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है। आगे देखिए, सरलीकरण का उद्देश्य। ये हमने प्रमापीकरण पढ़ा है, अब सरलीकरण। सरलीकरण का उद्देश्य व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना होता है। सरलीकरण का क्या उद्देश्य होता है? व्यर्थ किस्मों। कई बार क्या हो जाता है, हम जो प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं कुछ उसमें से खराब हो जाते हैं, उनके आकार और आयामों को समाप्त करना है। जबकि प्रमापीकरण का अर्थ है वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में तैयार करना। प्रमापीकरण क्या होता है? वर्तमान जो किस्में हैं उनके स्थान पर हम नई किस्में तैयार करते हैं। सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त किया जाता है। सरलीकरण में क्या कर रहे हैं हम कि उत्पादन की अनावश्यक जो आवश्यक अनेकता है उनको समाप्त करते हैं हम। सरलीकरण में क्या करते हैं हम?
हम समाप्त कर देते हैं उत्पादन की अनावश्यक अनेकता, मतलब ज़्यादा उत्पादन ना हो जाए, जितनी डिमांड है उसी के अंतर्गत हमें उत्पादन करना है। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। इससे श्रम, मशीन एवं उपकरणों की लागत की बचत होती है। क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो श्रम भी ज़्यादा लगेगा, मशीन का भी ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा और उपकरण, ज़्यादा उत्पादन के लिए हमें ज़्यादा उपकरण भी लगाने पड़ेंगे, तो इनकी लागत से हम बच सकते हैं। इसमें माल रहित या कम रखना, उपकरणों का संपूर्ण उपयोग एवं आवर्त में वृद्धि सम्मिलित है। किसमें? सरलीकरण में। दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ से उपलब्ध हो जाए। चलिए, कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। कार्य पद्धति अध्ययन का मतलब क्या होता है? कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य होता है कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है उसको ढूंढना। गति अध्ययन। गति अध्ययन क्या होता है? कुछ कीवर्ड्स है, हमें इनको समझना है। जैसे कार्य पद्धति अध्ययन क्या होता है, गति अध्ययन क्या होता है, समय अध्ययन क्या होता है, थकान अध्ययन, ये सब आपको प्रबंध में सहायता करते हैं। इन शब्दों का मतलब हम समझेंगे और इनका जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हम कार्य पद्धति अध्ययन में क्या करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढते हैं कार्य करने की। गति अध्ययन में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में गति जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए की जाती है का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि उठाना, रखना, बैठना या फिर स्थान बदलना आदि। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, एक यूनिट बनाने में जितना समय लगता है वह आपका मानक समय है, वही गति का अध्ययन है। हम यदि इसका विश्लेषण करके, वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग करके यदि हम गति में वृद्धि कर सकते हैं तो हम गति का अध्ययन करके देखेंगे कि इसमें गति में वृद्धि, हमें पता कैसे लगा कि गति बढ़ी है। वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग करके हम उसका विश्लेषण करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि गति में वृद्धि हुई है। समय अध्ययन भली भांति परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए यह मानक समय का निर्धारण करता है। वही हो गया, हम वही बात आ गई वापस कि जो समय लग रहा है, एक काम को करने में जितना समय लग रहा है वही मानक समय है और उसका निर्धारण करने में हम समय अध्ययन का उपयोग करते हैं। कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। कई बार माप कर पूरे कार्य का मानक समय निश्चित किया जाता है। हो सकता है कि एक ही कंपनी में दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हो तो दोनों के लिए समय भी अलग अलग हो सकता है। चलिए, थकान अध्ययन। कोई भी व्यक्ति कार्य करते करते शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगेगा, जो कि स्वाभाविक है। हम अगर काम करेंगे तो थकान तो होती ही है। समय समय पर आराम मिलने पर व्यक्ति आंतरिक बल पुनः प्राप्त कर लेगा तथा पूर्व क्षमता से कार्य कर सकेगा। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। यदि हम थकान का अध्ययन ना करें, हम देखते हैं कि यदि कोई ज़्यादा भारी काम है तो हमको थोड़े थोड़े अंतराल पे उनको रेस्ट देनी चाहिए, और अगर छोटा काम है, हल्का काम है, तो हम थोड़े बड़े अंतराल पे भी उनको रेस्ट देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पूर्व वाली जो कार्य क्षमता है उससे वो कार्य कर सकेगा और इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। यदि हम किसी मजदूर को बैठने ही ना दे, उसको टाइम ही ना दे, लगातार काम कराते रहे, तो उससे क्या हो सकता है, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और काम पे भी उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली हम अब समझेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली क्या होती है, हम उसको आगे पढ़ेंगे, तो अब वही बात सामने आ गई है। देखिए क्या होता है, टेलर जो है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली का जबरदस्त पक्षधर था।
कहने का ये मतलब है कि वह कुशल और अकुशल कारीगर में अंतर करना चाहता था। मानक अवधि एवं अन्य मानदंड का ऊपर वर्णित कार्य अध्ययन के आधार पर निर्धारण करना चाहिए। कारीगरों को इन प्रमापों के आधार पर कुशल एवं अकुशल वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, आज आप कहीं पे भी नए कारखाने में भी अगर काम करने जाते हैं तो उसमें भी वो देखते हैं आपका, कहीं पे भी आप अगर आपका रिज्यूम सबमिट करते हैं तो उसमें भी एक एक्सपीरियंस का एक कॉलम रहता है कि आपने पहले कहीं काम किया तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, उस एक्सपीरियंस को क्यों मांगते हैं वो, इसका ये मतलब है कि वो जानना चाहते हैं कि आप में कार्य कुशलता कितनी है, आप कुशल है किसी कार्य करने को या फिर अकुशल है। देखिए, अगर इनका ये मानना था, इन टेलर साहब का ये मानना था कि यदि आदमी कुशल है, कार्य कुशलता उसकी अच्छी है, वो दिए गए समय में कार्य को कुशलतापूर्वक कम संसाधनों में कर सकता है, तो उसको अधिक वेतन देना चाहिए, और जो अकुशल श्रमिक है उनका वेतन कम होना चाहिए। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ श्रमिक काम करते हैं, तो वहाँ का ये एक रूल बना दिया गया है कि जो कुशल कार्य श्रमिक हैं उनको हम 50 रुपये यूनिट से भुगतान करेंगे यदि वो 10 यूनिट रोज बनाते हैं तो, और जो 10 यूनिट से कम बनाएगा उसको हम 40 रुपये से भुगतान करेंगे, और अगर कोई 10 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा तो हम उसको कुछ बोनस भी देंगे। इस प्रकार से इन दोनों में विभेद का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट मतलब उनमें अंतर करना। हम दोनों में अंतर करेंगे तभी तो जो कम काम कर रहे हैं उनको उत्साह मिलेगा कि हम भी ज़्यादा काम करके इनको बताएंगे, ताकि वो सभी अच्छे से काम कर सके। सभी को इससे कोई मोटिवेशन मिलता है कि हमें काम को अच्छे से करना है। किसी को ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसी को ज़्यादा पारिश्रमिक मिलता है, तो सामने वाले पे उसका सीधा असर पड़ता है कि भैया उसको ज़्यादा पारिश्रमिक मिला है तो क्यों ना हम भी ले। इसलिए वो काम को अच्छे से अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है। चलिए, आधुनिक उत्पाद वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ शब्दों का संग्रह क्या होता है। देखो, कुछ शब्द हैं, इनको समझना जरूरी है। पहला है समयावधि में विनिर्माण। समयावधि में विनिर्माण, यह प्रक्रिया में संचित माल तथा इससे जुड़ी लागत को कम कर निवेश पर प्रतिप्राप्ति में सुधार हेतु माल संचय प्रबंधन की व्यूह रचना है। देखिए दोस्तों, सीधा सा बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, पर इनमें शब्दावली का ऐसा उपयोग किया गया है कि बच्चों को थोड़ा ये कठिन लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हम विनिर्माण करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, वो समयावधि में हो जाए, उसी कालखंड में हो जाए जिस समय उसकी डिमांड है। ऐसा नहीं है कि डिमांड को हम पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हम डिमांड से ज़्यादा उसमें निर्माण कर दें तो भी नुकसान हो सकता है। इस बात का यही मतलब है, पर आपकी परीक्षा में कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम आपके सामने ऐसे ही प्रश्न लेके आए हैं, ऐसे ही शब्द लेके आए हैं। देखिए, परीक्षा में कभी इस प्रकार से आ जाए कि प्रक्रिया में संचित माल तथा इससे जुड़ी लागत को कम कर निवेश पर प्रतिप्राप्ति में सुधार हेतु माल संचय प्रबंधन की व्यूह रचना क्या है, को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा समयावधि में विनिर्माण। इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। चलिए आगे समझेंगे। धीमा विनिर्माण। धीमा विनिर्माण क्या होता है? यह प्रबंध का दर्शन है जिसमें किसी भी प्रकार की विनिर्माण प्रक्रिया अथवा किसी भी प्रकार के व्यवसाय में उत्पादन आधिक्य की 7 हानियों में कमी लाने पर ध्यान दिया जाता है। धीमा विनिर्माण। देखिए क्या बोल रहे हैं, यह प्रबंध का दर्शन है जिसमें किसी भी प्रकार की विनिर्माण प्रक्रिया अथवा किसी भी प्रकार के व्यवसाय में उत्पादन आधिक्य की 7 हानियों में कमी लाने पर ध्यान दिया जाता है। अब ये 7 हानियां क्या होती है? इंतजार का समय, हमें किसी काम को करने की में कितना इंतजार करना पड़ रहा है। जहाँ पे कुछ मजदूर मिलके 1 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप चाहे एक कंस्ट्रक्शन वर्क को ले लीजिए, जितना
हम कंस्ट्रक्शन कोई वर्क करवाते हैं तो जो मजदूर काम कर रहे होते हैं और जो मिस्त्री मेन काम कर रहा होता है, वो उस माल को ख़त्म होने से पहले ही उनको बता देता है कि भैया इतनी तगारी माल और तू बना दे, ताकि उसको वहाँ पे ईंटें जमाने के समय में कम टाइम लगे, मतलब जितना उसका काम जो है अब निर्बाध रूप से चलता रहे, उसको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। इंतज़ार का समय, परिवहन, प्रक्रियण, गति, संचित माल एवं वृद्धि, ये 7 हानियां हैं। एक इस समय में जो हमको हानि हुई है, इंतज़ार करने में जितनी हानि हुई है, वह एक इन 7 हानियों में से एक है। परिवहन में जो लगा समय है, उसमें उसकी वजह से जो हानि हो गई है, वो भी हमारी 7 हानियों में से एक है। प्रक्रियण मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया से कर रहे हैं, अगर वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उससे भी हानि होती है। गति, काम करने की गति हमारी किस प्रकार की है, हम कुशल श्रमिक है या अकुशल श्रमिक है। संचित माल एवं वृद्धि, जो माल हमारा बच गया है, स्टॉक में पड़ा रह गया है और जो बिका नहीं है, उसके पड़े रहने से भी तो उसके मूल्य में तो वृद्धि नहीं होगी। जब भी बिकेगा तो उतने ही मूल्य में बिकेगा, इसलिए उससे जो कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी जो हानि है वो। और रद्दी, कई बार रद्दी भी होती है। रद्दी जो होती है या बर्बादी जो होती है को यदि समाप्त कर दिया जाए तो गुणवत्ता में सुधार होगा। रद्दी का मतलब यहाँ पे है बर्बादी, समय की बर्बादी हो, चाहे माल की बर्बादी हो, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी बर्बादी हो। यदि हम उस बर्बादी को ही समाप्त कर दें तो हम जो है गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उत्पादन के समय में कमी आएगी तथा लागत में भी कमी आएगी। उत्पादन के समय में भी कमी आएगी और लागत में भी कमी आएगी, यही है धीमा विनिर्माण का मतलब आपको यह नहीं लगाना है कि धीरे धीरे निर्माण करना। इसका मतलब बहुत ही अच्छे शब्दों में यहां समझा रखा है कि यह एक दर्शन है, यह एक दर्शन है। यह प्रश्न बन सकता है कि प्रबंध का दर्शन क्या है। उसमें आपके सामने ऑप्शन आ सकता है समयावधि में विनिर्माण, धीमा विनिर्माण। अगर ये ऑप्शन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसको गलत कर देंगे, क्योंकि ये धीमा विनिर्माण से ऐसा हमें बोध होता है कि धीमा विनिर्माण से तो हो सकता है कि धीरे धीरे निर्माण करना है, इससे हम इसको कभी नहीं लगाएंगे। इसलिए एक प्रश्न अगर ये बन जाए कि प्रबंध का दर्शन क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि धीमा विनिर्माण इसका ही सही उत्तर होगा। क्योंकि इसका क्या मतलब है कि इनमें जो 7 हानियां हो सकती है उनको खत्म करना है, 7 हानियों को पे रोक लगानी है। और रद्दी को अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार होगी और उत्पादन के समय में कमी आएगी तथा लागत में भी कमी आएगी। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे है केजन। केजन जो है यह एक जापानी भाषा का शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। इस शब्द से भी प्रश्न बन सकता है कि केजन क्या होता है, या फिर इसमें से कोई स्टेटमेंट दे दे ये किस में से आया है, केजन है ना, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ स्तर के लिए परिवर्तन अथवा सुधार। केजन का मतलब क्या होता है, जो सबसे अच्छा होता है श्रेष्ठ स्तर के लिए परिवर्तन अथवा सुधार। उसके लिए हम अगर अच्छा करने के लिए कोई सुधार करेंगे या कोई परिवर्तन लाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, केजन। केजन के उद्देश्यों में अपव्यय शामिल है, जिसका अर्थ है वे क्रियाएं जो वस्तु एवं सेवाओं की लागत तो बढ़ाती है लेकिन मूल्य में वृद्धि नहीं करती। अपव्यय का मतलब ये होता है ऐसी क्रियाएं जो वस्तु का मूल्य वस्तु की लागत बढ़ा देगी, वस्तु और सेवाओं की लागत बढ़ा देगी, लेकिन उसके मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। इसका सीधा सा यह मतलब है कि आपको जो ऐसी क्रियाएं होती है, जैसे समय ज़्यादा लगना, जो समय वेट करने में कितना समय लग रहा है, या परिवहन की क्या गति है, ये सब जो क्रियाएं हैं इनसे क्या होता है, या फिर माल कितने टाइम तक अपना फिक्स्ड पड़ा रहा है, वो बिका नहीं है, ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो माल पड़ा रहता है। ये सब जो क्रियाएं हैं ये ऐसी है जिससे उस चीज़ का जो मूल्य फिक्स कर दिया हमने 5 रुपये में बेचनी है तो 5 में ही बिकेगी, चाहे आज के आज बिक जाए या 1 साल बाद बिके। तो जो चीज़ 1 साल बाद बिकी है उस पर तो हमें
थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमने उसका जो भुगतान किया है वो तो आज क्या था, और 1 साल बाद क्या होगा, उस 5 रुपए का मूल्य घट जाता है। 1 साल बाद मिलने वाले 5 रुपए और आज के 5 रुपए में कुछ अंतर रहता है। आज का 5 रुपया है और 1 साल बाद वाले 5 रुपए में आप ब्याज घटा दीजिए। अपव्यय का क्या मतलब बताया, यहाँ पे क्या अर्थ है कि ऐसी क्रियाएं जो वस्तु एवं सेवाओं की लागत में तो बढ़ाती है लेकिन मूल्य में वृद्धि नहीं होती। दोनों लागत और मूल्य में आप समझ रहे ना, लागत का मतलब ये है कि उसको बनाने में जो कॉस्टिंग आई है वो लागत है, और मूल्य मतलब हम मार्केट में उसे किस रेट में बेच रहे हैं। तो मूल्य में वृद्धि तो नहीं होगी, लागत जरूर बढ़ जाएगी। को कम करना है, ऐसी अपव्यय को कम करना है, ठीक है। समय पर अगर सुपुर्दगी हो जाए, उत्पादन भार राशि एवं प्रकारों का एक समान करना, प्रमाणीकृत कार्य, ठीक आकार के उपकरण एवं अन्य, ये सब इन केजन में आते हैं। मतलब यह है, केजन का मतलब हम एक बार और समझते हैं, यह एक जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न यह भी बन सकता है केजन शब्द जो प्रबंध में प्रयुक्त होता है वह किस भाषा का शब्द है, तो उत्तर होगा जापानी। वो हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, भारतीय नहीं है। ये केजन जो है वो जापानी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ स्तर के लिए परिवर्तन अथवा सुधार। हम जो अच्छे काम के लिए जो परिवर्तन लाते हैं या सुधार करते हैं, खुद में करो चाहे उस प्रक्रिया में करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, केजन। इसमें क्या होता है, हम जो सुधार किस किस में कर सकते हैं, समय पर सुपुर्दगी कर दें। जो माल हमने जो ऑर्डर लिया है, जिस समय में उसको पूरा करने का हमने कमिटमेंट किया है, हम उसी समय में उसकी सुपुर्दगी कर देंगे, मतलब सामने वाले को वो चीज़ उपलब्ध करवा देंगे। उत्पादन भार राशि, उत्पादन जो भार होता है उस पर जो राशि जो हम व्यय करते हैं उसमें, एवं प्रकारों, उत्पादन के प्रकारों का एक समान करना। प्रमाणीकृत कार्य, जो कार्य हम करेंगे वो प्रमाणीकृत होना चाहिए। ठीक आकार के उपकरण, जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उसको हम ठीक प्रकार के उपकरण ही यूज करें। इसके लिए जो हम सुधार लाते हैं खुद में या फैक्ट्री में या किसी भी चीज में सुधार लाते हैं, वह होता है केजन। केजन का मतलब सुधार या परिवर्तन। अगला आपके शब्द आता है सिक्स सिग्मा। यह भी एक प्रबंध में महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। यह डाटा से प्रेरित मार्ग है जो किसी भी क्षेत्र में कार्यरत संगठन को गुणवत्ता की भिन्नताओं में कमी लाकर अकुशलता में कमी लाते हैं तथा समय तथा धन की बचत करने में सहायता करता है। देखो क्या होता है, डाटा से प्रेरित मार्ग है। डाटा का मतलब आप समझते हो, सभी कंप्यूटर के ज़माने में हम जी रहे हैं। कंप्यूटर के युग में हम सब डाटा से भली भांति परिचित है। डाटा क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है तो ये उन्हीं से प्रेरित मार्ग है सूचनाओं के ऊपर। तो क्या है, क्या करता है ये, कार्यरत संगठन को गुणवत्ता की भिन्नताओं में कमी लाकर अकुशलता में कमी लाते हैं, सिक्स सिग्मा, अकुशलता में कमी लाते हैं तथा समय एवं धन की बचत करने में सहायता करता है। इसका ग्राहक मूल दृष्टिकोण है। प्रश्न बन सकता है इससे दोस्तों, ग्राहक मूल दृष्टिकोण से संबंधित है तो हम लेंगे सिक्स सिग्मा से, जिसमें और अधिक कुशल प्रक्रिया अथवा वर्तमान प्रक्रिया को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आंकड़ों पर निर्भर करना पड़ता है। दिया था डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, आंकड़े। निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रति 10 लाख अवसरों में से 3 या 4 से अधिक दोष नहीं होने चाहिए। देखिए क्या दिया है, निर्धारित मानदंड क्या है कि हम अगर 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10 लाख में से 3 से 4 यूनिट से ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर खराब है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। इससे किसी भी प्रक्रिया में प्रयोग में लाया जा सकता है, इसे किसी भी प्रक्रिया में प्रयोग में लाया जा सकता है, पर आवश्यकता अनुसार संगठनात्मक आलंबन समर्थन प्राप्ति की भी आवश्यकता पड़ती है।
यह जो है ये किसी भी प्रक्रिया में प्रयोग लाया जा सकता है, पर आवश्यकता अनुसार क्या होता है, संगठनात्मक आलंबन समर्थन प्राप्ति की भी आवश्यकता होती है। मतलब जो संगठनात्मक जो है, हमारा जो संगठन है, इतनी आवश्यकता है, उसी के अनुसार इसका हम उपयोग करेंगे इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी फयोल, यह हमारे दूसरे व्यक्ति है जो महान व्यक्तित्व है। टेलर के बाद इन्हीं का नाम आता है। टेलर और हेनरी फयोल जो है, ये दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे और दोनों ने प्रबंध के सिद्धांतों को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम हेनरी फयोल के भूमिका को पढ़ेंगे। देखिए, प्रबंध की क्लासिकल विचारधारा के विकास में फयोल के प्रशासनिक सिद्धांत, देखिए टेलर का जो सिद्धांत था वो वैज्ञानिक सिद्धांत था और फयोल का जो है वो प्रशासनिक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण करने का काम करते हैं। जहां टेलर कारखाने में कार्यशाला स्तर पर श्रेष्ठतम कार्य पद्धति की रचना करने, दिन का उचित कार्य, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली एवं क्रियात्मक फोरमैनशिप के रूप में कार्य करने में क्रांति लाने में सफल रहा, वहीं हेनरी फयोल ने समझाया कि प्रबंधक का क्या कार्य है एवं इसे पूरा करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक वैज्ञानिक प्रबंध के पक्षधर थे और दूसरे प्रशासनिक प्रबंध के पक्षधर थे, पर दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। हम किसी भी एक को नकार नहीं सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह काम करते हैं, दोनों के सिद्धांत। कारखाना प्रणाली में यदि श्रमिक की कार्य क्षमता का महत्व है तो प्रबंध की कुशलता का भी उतना ही महत्व है। टेलर ने क्या किया था, कारखाना में जो श्रमिक काम कर रहे थे उसकी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रबंध को प्रतिपादित किया था। और फयोल ने क्या किया था कि जो प्रबंधक होते हैं, जो खुद मैनेजर होते हैं, उनकी कुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए थे। फयोल के योगदान को प्रबंध की कुशलता में सुधार में उसके सिद्धांतों के प्रभाव जो वर्तमान में भी है के रूप में समझना चाहिए। फयोल का जो योगदान है हम कैसे समझेंगे कि प्रबंधक की कुशलता में सुधार है, उनके सिद्धांतों के प्रभाव जो अभी भी होते हैं, जो अभी भी हमें मिल जाएंगे, उसके प्रभाव हमें अभी भी दिख जाएंगे, उसके रूप में हम इसको समझ सकते हैं फयोल के योगदान को। हेनरी फयोल के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। हेनरी फयोल जो है 1841 से 1925 तक फ्रांसीसी प्रबंधक सिद्धांतकार था। ये क्या थे, टेलर जो थे वो अमेरिकी थे, अमेरिकी एक इंजीनियर थे, और ये जो है ये फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांतकार थे, जिससे श्रम वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांतों का 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। जिसके श्रम वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांतों का 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। फयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत, ये के जो है वो इधर है। फयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत कार्य विभाजन। ये 14 सिद्धांत आपको ऐसे के ऐसे दोस्तों याद कर लेने हैं। आपको ये याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन क्या होता है, हम कार्य को एक बंडल में ना करते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ताकि उस कार्य को करने में आसानी हो जाए। एक साथ ना करके हम उसको टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो हम उसमें अच्छी तरह से उसको कर सकेंगे। अगला है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है दोस्तों? अधिकार वो होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, हम जिनका उपयोग करके कार्य को करवा सकते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व वो होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। हमारा उत्तरदायित्व जो होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि हम हमारे कर्तव्यों का भली भांति पालन करेंगे तो हमें हमारे अधिकार भी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अगला है अनुशासन। अनुशासन तो हर एक चीज की आत्मा है।
किसी भी संगठन में चले जाइए आप, कि कहीं पे भी चले जाइए आप, अनुशासन में रहना बहुत ही अनिवार्य। अनुशासन का मतलब ये होता है कि जिस कार्य के लिए संगठन का निर्माण किया गया है, हमें उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना। चलिए अगला है आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या होती है? आदेश की एकता का मतलब यह होता है कि अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर 2-3 लोग आदेश दे रहे हैं उसको, तो फिर क्या होता है, एक ने ये आदेश दे दिया, दूसरे ने वो आदेश दे दिया, तीसरे ने अलग आदेश दे दिया, तो फिर वो कौन सा काम करेगा? एक समय पे वो काम तो एक ही कर सकता है। इसलिए आदेश की एकता होनी चाहिए। अगला है निर्देश की एकता। ये निर्देश है, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता मतलब संगठन को सभी, इसको हटा लीजिए यहां से, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता भी वही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। निर्देश की एकता का मतलब ये होता है कि जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं वो जो सब में जो निर्देश दे रहे हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए निर्देश अलग है और कुछ लोगों के लिए निर्देश अलग है। देखो दोनों में अंतर है। आदेश की एकता क्या होता है कि आदेश देने वाला व्यक्ति एक होना चाहिए, और निर्देश की एकता क्या होती है, निर्देश देने वाला व्यक्ति एक होना चाहिए पूरे संगठन में। पर एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो आदेश जिसको दे रहा है उसके ऊपर आदेश देने वाला एक ही होना चाहिए, उसके 3-4 अधिकारी नहीं होने चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निर्देश दे रहा है वो सबके लिए देता है, और सबके लिए उसमें एकरूपता होनी चाहिए। किसी लोग के लिए अलग और किसी के लिए अलग ऐसा निर्देश नहीं होना चाहिए। चलिए, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सामूहिक हितों के लिए व्यक्ति, सभी जो मजदूर काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वह उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो उसके लक्ष्य है, उसको प्राप्त करवाने के लिए ही उसके लिए ही काम करते हैं। उसके लिए वो समूह में काम करते हैं। तो क्या हो गया, वो जो सामूहिक जो हित है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हित है, उस संगठन का जो हित है, उसके लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, मतलब व्यक्तिगत हितों को हम थोड़े दिन के लिए अलग रख दें और सभी मिलके उस संगठन के लिए काम करना चाहिए। व्यक्तिगत हित भी सबके होते हैं। कभी कभी होता है कि हमें छुट्टी जानी होती है पर हमें छुट्टी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कुछ अर्जेंट काम रहा होगा। इसलिए क्या होता है, सामूहिक हितों से व्यक्तिगत हित कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि सामूहिक हितों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगला है कर्मचारियों को प्रतिफल। कर्मचारियों को प्रतिफल तो देना ही पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए, बिना प्रतिफल के कोई कर्मचारी तो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही नहीं सकता है। चाहे कोई सा भी संगठन हो, सभी कुछ न कुछ अपनी क्षमता के अनुसार और जिस पर्यावरण में काम किया जा रहा है, जिस स्थिति में काम किया जा रहा है, वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो किस स्थिति में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से सुधारा जाए, ऐसा कम से कम इतना धन तो उनको मिलना ही चाहिए, उतना प्रतिफल तो उनको मिलना ही चाहिए कि वो एक अच्छा सामाजिक एक लेवल मेंटेन कर सके। और पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि उससे संगठन के हित ही प्रभावित हो जाए। मतलब दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, संगठन के हितों में और जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं या जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हितों में बैलेंस होना चाहिए। सैलरी जो उनका पारिश्रमिक है या जो उनका वेतन है वो इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो सर्वाइव भी ढंग से ना कर पाए और ना ही एक समाज में एक रुतबा रख सके, और इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि संगठन में किसी प्रकार की हानि हो सके। चलिए, अगला है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करने का एक बिंदु केंद्रित कर दिया कि भैया ये व्यक्ति जो है यही आदेश और निर्देश देगा, तो एक केंद्र बिंदु हो गया, वो केंद्रीकरण हो गया। पर हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर देते हैं। अधिकारों का विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण ये है, जैसे आजकल अपने यहाँ पे ग्राम पंचायतों का सिस्टम चल रहा है। ग्राम पंचायतों में क्या हो गया है, ग्राम पंचायतों को सरकार के द्वारा कुछ अधिकार दे दिए गए जाते हैं, तो वो अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया। मतलब केवल सरकार ही अब उस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है, ग्राम के लेवल पे एक
एक विलेज लेवल पे भी कुछ अधिकार उनको दे दिए गए हैं। यह विकेंद्रीकरण है। ये आपके हो गया है, ये भी आपके हो गया है। अगला, ये भी आपके हो गया है। अगला है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई अधिकारी होगा, उस अधिकारी के ऊपर भी कोई दूसरा अधिकारी होगा, उसके ऊपर कोई तीसरा अधिकारी होगा। ऐसे जो एक श्रृंखला चलती जाती है, निम्न से लेके उच्च स्तर तक जो श्रृंखला बनी हुई है, उसी को हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। आप इस सोपान श्रृंखला के लिए आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे जो मेन व्यक्ति जो केंद्र में बैठा है, ये आपका सबका हेड है, और इससे हम क्या करेंगे, ये आपका हेड है, और यहाँ पे सबसे मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी है, जो प्रेसिडेंट है, वो बैठे हैं, और यहाँ पे आपके उसके नीचे मीडियम लेवल के जो प्रबंधक है वो बैठे हैं, और सबसे नीचे जो है, जो सबसे निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं वो बैठे हैं। एक तो ये प्रबंधक हो गए, और दूसरी तरफ दूसरे प्रबंधक आपके बैठे हैं। जैसे अब जब अगर ई को आई से कुछ पत्राचार करना हो या कुछ बात करनी हो, तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। वो क्या, इसी चैनल से बात करेगा। ये है सोपान। अगर इसको डायरेक्ट बात करनी है तो किसी विशेष स्थिति में ही ये डायरेक्ट बात करेगा। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, कोई साधारण श्रमिक डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं कर सकता। वो कुछ विशेष स्थिति में ही सीईओ से मिलकर उससे बात कर सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सोपान श्रृंखला। अगला है व्यवस्था। अगला सिद्धांत जो है फेयोल का, वो है व्यवस्था। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसको किस प्रकार से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ हो जाए, इसको मैनेज करना ही व्यवस्था कहलाता है। व्यवस्था से आप इतने तो बड़े हो ही चुके हैं कि व्यवस्था का मतलब समझे। आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे कोई पार्टी ही कर लीजिए, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समता। समता का मतलब होता है समानता। समानता मतलब जो रूल्स जो है, जो नीति निर्देश जो दिए गए हैं, वो सबके लिए समान होने चाहिए। ना किसी के लिए बोझ होना चाहिए और ना किसी को फ्री छोड़ना चाहिए। वो सभी के ऊपर बाध्यकारी होने चाहिए। यही समता है। अगला है कर्मचारियों की उपयुक्तता। कर्मचारियों की उपयुक्तता, इसका मतलब ये है, आपने कर्मचारी तो भर्ती कर लिए है काम करने के लिए, पर उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको काम देना चाहिए। जो कर्मचारी जिस कार्य के लिए उपयुक्त है, उसको उसी प्रकार का काम देना चाहिए। अगला है पहल क्षमता। पहल क्षमता बहुत ही एक किसी में पाया जाता है कि पहल करने की क्षमता, ये सब व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। कि कोई कर्मचारी अगर अच्छा काम कर रहा है और उसने किसी अच्छी चीज़ की पहल करी है, तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि हाँ, अगर अच्छा काम किया है तो, और उसके लिए हम उसको कुछ बोनस के रूप में कुछ देंगे। तो ये होता है पहल क्षमता। अगला है सहयोग की भावना। जैसा कि आप पहले समझ ही चुके हैं कि संगठन जो है, संगठन में बिना सहयोग की भावना के, मतलब बिना समन्वय के, कोई भी कार्य हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। संगठन में अगर हमें रहना है और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो समन्वय होना ही चाहिए। यही समन्वय कहेगा सहयोग की भावना। चलिए, अब आपने अभी तक ये फेयोल के जो प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, उनके बारे में ब्रीफ में जानकारी ली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सारांश में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका हम सारांश देखेंगे। जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके सारांश में 2 स्लाइड में आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम प्रबंध का अर्थ देख लेंगे, प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ देख लेंगे। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश है, जिन्हें कुछ स्थितियों में कार्यस्थलों के संचालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कार्यस्थलों के संचालन के रूप में के लिए उपयोग लाया जा सकता है। यह प्रबंधकों को निर्णय के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। शॉर्ट में
अर्थ दे दिया है इसका, बहुत अच्छा है। अगर आपने ये भी याद कर लिया तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगला है आपका प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या होती है? प्रबंध की प्रकृति को इन शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। एक अभ्यास द्वारा रचित, सामान्य मार्गदर्शन, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, व्यवहारिक, अनिश्चित कारण एवं परिणाम में संबंध। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रबंध की जो प्रकृति है वो जो है इन शीर्षकों के अंतर्गत, ये जो शीर्षक दिए हैं इसके अंतर्गत इनका वर्णन किया जा सकता है कि प्रबंध किस प्रकृति का होता है। देखिए, हम पहले भी समझ चुके हैं, अभ्यास मतलब बार बार उस काम को करने से हमें कुछ नॉलेज तो उसका हो ही जाता है कि हमें इस काम को किस प्रकार से करना है कि ये जल्दी से हो जाए। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो तो क्या आपको एक ही बार में मैथ्स का क्वेश्चन समझ में आ जाता है? आप उसको फ्लो में करना चाहते हैं तो आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वह प्रैक्टिस ही है, अभ्यास है। अभ्यास द्वारा रचित सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध की प्रकृति जो है वो किसी है, प्रबंध के जो सिद्धांत है वो एक सामान्य मार्गदर्शन है। वो अनिवार्य नहीं है कि हर एक को उसको मानना ही है। अगला है सार्वभौमिक। यह जो है सार्वभौमिक है, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या यूएसए में, कहीं सब जगह आपको प्रबंध की आवश्यकता होगी और प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। लोचपूर्ण, ये लोचपूर्ण है, इनमें हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगला व्यवहारिक, यह व्यवहारिक प्रक्रिया है। क्या कारण है? क्योंकि हम जो व्यवहार में लाते हैं, जिस प्रकार से हम काम करते हैं, उन्हीं से ये सिद्धांत बने हुए हैं। अनिश्चित कारण एवं परिणाम, मतलब कोई कारण निश्चित नहीं है कि किस कारण से कौन सा सिद्धांत बन जाए, वो तो तभी बन जाता है जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं। चलिए, अगला है महत्व। प्रबंधक ठोस निर्णय ले सके, इसके लिए प्रबंध के सिद्धांतों की ठीक से समझ आवश्यक है। इसका क्या महत्व है? प्रबंध के सिद्धांतों की अगर ठीक से समझ होगी तभी प्रबंधक ठीक से निर्णय ले सकेगा, अन्यथा वो ठीक से निर्णय ले ही नहीं सकेगा। प्रबंध के महत्व का इन शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। प्रबंध के महत्व का वर्णन कैसे कर सकते हैं हम? कार्यकुशलता में वृद्धि। प्रबंध का जो महत्व है, इस सिद्धांत का क्या महत्व है कि हम अगर इन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। संसाधनों की सोपान श्रृंखला एवं समतल संपर्क अधिकारी उपयोग। सोपान श्रृंखला भी हमने समझा है, और संपर्क अधिकारी मैंने बताया था कि अगर ई को एफ से संपर्क करना है तो वो इसी सोपान से, इसी चैनल से जाना पड़ेगा। सोपान मतलब वही चैनल है, और अधिकतम उपयोग कर सकते हैं उसका। वैज्ञानिक रीति से निर्णय लेना, परिवर्तित पर्यावरण को अपनाना। परिवर्तन जो होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम है। हम जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही पर्यावरण बना रहे। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है तो हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व सबके होते हैं, उनको भी पूरा करना रहता है। उचित अनुसंधान एवं विकास। उचित अनुसंधान मतलब अनुसंधान, उसमें उचित रूप से अनुसंधान किया गया हो और उसका उचित रूप से विकास हुआ हो। प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं प्रभावपूर्ण प्रशासन हेतु प्रेरित करना। जो प्रबंधक होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और प्रभावपूर्ण प्रशासन हेतु प्रेरित करना चाहिए। उनका जो प्रशासन होता है, प्रबंधक जो होते हैं वो प्रशासन का कार्य करते हैं, उनका जो प्रशासन होता है वो प्रभावपूर्ण होता है। मतलब उनके अंडर में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको उसके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्टि होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध। अब हम थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में एक ब्रीफ ले लेते हैं कि टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है, विज्ञान है न कि व्यवहाराधीन। मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है, अंगूठा टेक जो नियम हमने पहले पढ़ा है वही है ये रूल ऑफ थंब, मतलब व्यवहाराधीन। मतलब विज्ञान जो है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो है वो विज्ञान है। क्या है? सिद्धांत कैसे है? विज्ञान है,
ना कि व्यवहाराधीन है, मतलब अंगूठा टेक नियम वो नहीं है। सहयोग न कि विरोध, सहयोग होना चाहिए ना कि विरोध होना चाहिए, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सहयोग न कि व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना हमको उत्पादन करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। हम इस प्रकार से प्रबंध करें कि पूरी क्षमता का उपयोग हो जाए, तभी तो लागत जो है वो कम आएगी। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं समृद्धि तक विकास, हर व्यक्ति का उतना विकास हो जाए जितना वो कुशल है, और समृद्धि जितनी वो समृद्ध हो सकता है उतना उसको समृद्ध बनाना है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक, इसका ये मतलब हुआ, समृद्ध बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर वो योग्य है तो उसे प्रमोट करके उच्च पद दिए जाए। अगला है, टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक इस प्रकार थी। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक क्या थी? कार्यात्मक फोरमैनशिप, कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, थकान अध्ययन, पद्धति अध्ययन, समय अध्ययन एवं विभेदात्मक मजदूरी की प्रणाली। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। आगे है, हम टेलर एवं फेयोल के योगदान में अंतर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति से यह एक दूसरे के पूरक है। चाहे टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को प्रतिपादित किया है और फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध को परिभाषित किया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों हम इनको एक गाड़ी के दो पहिए मान सकते हैं, किसी एक पहिए से कोई गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत बने हैं वो उनमें दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, फेयोल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। फेयोल के अनुसार, अभी तक हमने पढ़े थे टेलर के अनुसार, अब फेयोल के अनुसार क्या कार्य है? योजना बनाना। सबसे पहले टेलर ने जो काम किया था वो जो श्रमिक थे उनकी कुशलता में विकास के लिए काम किया था, और फेयोल जो है इन्होंने काम किया था वो जो प्रबंधक लोग जो होते हैं उनको कुशल बनाने के लिए इन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या बोला? योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना एवं निगरानी करना। समन्वय करना एवं निगरानी करना। एक औद्योगिक संस्थान की क्रियाओं को इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। एक औद्योगिक संस्थान की प्रक्रियाओं को इस प्रकार विभक्त किया जाता क्या है? तकनीक, वाणिज्यिक, वित्तीय सुरक्षा, लेखांकन एवं प्रबंधन। हम क्या कर रहे हैं? एक औद्योगिक जो संस्थान है उसकी क्रियाओं को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होती हैं? देखो, तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे तकनीक जो है आजकल जो मशीनें नई नई चल रही है, नई प्रौद्योगिकी जो है, टेक्निक्स जो है, नए नए तरीके जो है, उनका उपयोग करना। वाणिज्यिक का मतलब होता है कमर्शियल। जो कमर्शियल यूज भी जो होता है वो जैसे मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग के भी नए नए तरीके हो गए तो उसका यूज करना। अगला है वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा का मतलब जो फाइनेंस, जो वित्त होता है उसको जो हमने उसमें लगा रखा है वो कहीं डूब ना जाए, वो सुरक्षित होना चाहिए। अगला है लेखांकन। लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होती है वो भी आपकी सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि कोई भी कहीं कोई गबन ना कर सके। अगर लेखांकन प्रक्रिया आपकी अच्छी है, लेखा आपका मजबूत है, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। अगला है आपका प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं। चलिए, उसने यह भी सुझाव दिया कि एक प्रबंधक में यह गुण होना चाहिए। कौन से गुण होना चाहिए? शारीरिक, नैतिक शिक्षा, ज्ञान एवं अनुभव। प्रबंधक में क्या क्या होना चाहिए? प्रबंधक में शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा मतलब उनका मॉरल अच्छा होना चाहिए, और ज्ञान नॉलेज होना चाहिए, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रबंधक से ये चार चीजें की उम्मीद की गई है। पहली है शारीरिक, नैतिक शिक्षा, ज्ञान और अनुभव। इससे भी एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों। आगे फेयोल ने 14 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया। वो 14 सिद्धांत हमने अभी पढ़े थे, वो क्या क्या थे? कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण। सामान्य मतलब वहां पे अपन ने लिखा था सामूहिक हित, यहाँ पे सामान्य लिखा है, सामूहिक हित ही है ये। कर्मचारियों का प्रतिफल, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, पहल क्षमता
एवं सहयोग की भावना। ये जो 14 सिद्धांत फेयोल ने दिए हैं, इनके प्रबंध के सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसी प्रकार टेलर ने जो सिद्धांत दिए हैं, ये भी प्रबंध के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों का ही जो योगदान प्रबंध के क्षेत्र में रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन दोनों का। दोस्तों, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में आज जो हमने पढ़ा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने प्राप्त करी है। सभी जानकारी आपकी परीक्षा में उपयोग में आ सकती है। किसी भी पॉइंट से कोई भी प्रश्न एक बन सकता है, व्यापम कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए हमको डिटेल में पढ़ना अनिवार्य था। थोड़ा सा बोरिंग जरूर आपको लगा होगा, लेकिन अगर आपको ये पटवारी की एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो थोड़ा बहुत बोर भी होना पड़ जाए, पर आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं यह कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगली कक्षा में अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें मैं आपके लिए जो पिछले वर्ष में गत वर्षों में जो प्रबंध से रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में, हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे कि उनमें कौन सा वाला ऑप्शन उनका सही था। पूरा जो व्यापम की साइड से ही हमने पूरा जो एग्जाम पेपर आपका है वो पूरा उठाया है और उस पर हमने कुछ विश्लेषण किया है। उसी के आधार पर हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे कि ये इस प्रश्न में अगर ये पूछा तो इसका क्या मतलब होता है, और हम इसी प्रकार से आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।